तो क्वेश्चन 30 बेटा, स्टेट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी एंड अल्टीट्यूड एच, अल्टीट्यूड यानी हाइट। तो पहले ये दो फॉर्मूले बताने हैं, एक डेप्थ वाला और दूसरा अल्टीट्यूड वाला। हेंस शो दैट, और बाद में शो करो कि देयर रेशो, रेशो यानी डिवीजन is equal to r minus d upon r minus 2h by assuming that the altitude is very small as compared to the radius of the earth। अच्छा, तो पहले बेटा जो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d बोला है उसका फार्मूला बताएंगे, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अल्टीट्यूड h। क्लियर? तो ये बेटा क्वेश्चन 30। तो क्वेश्चन 30, तो सबसे पहले यहां प्रॉब्लम की शुरुआत करने के पहले मैं आपको फिगर बता देता हूं कि ये हमारी अर्थ है बेटा, अर्थ का ये सेंटर, ये अर्थ का रेडियस r, अर्थ का मास m, बरोबर। यहाँ पे बेटा अर्थ के सेंटर पे मान लो कोई बॉडी है, तो यहाँ पे इस बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है g, कितना होता है बाबू? अगर हम d इतने डेप्थ पे नीचे आ गए, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आ गए d इतने डेप्थ, ये वाला तो रेडियस है r, तो d इतने डेप्थ अगर नीचे आ गए, बॉडी को यहाँ लाया, तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? gd। क्या होता है? तो इसका एक्सप्रेशन, जीडी का एक्सप्रेशन क्या है ये पहले हमें पूछा है। तो पहला सेंटेंस वही आएगा बेटा, फर्स्ट सेंटेंस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज गिवन बाय, हाँ ये देखो बेटा जीडी, और ये जीडी क्या होता है बाबा रे? ये वाला जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, है ना? से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। इसमें जीडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, तो जीडी बताया है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, डी यानी ये डेप्थ, आर यानी रेडियस। तो ये नॉमिनेशंस यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे। तो पहले जीडी बोलो बेटा, जीडी कौन? हाँ, तो जीडी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ये देखो जीडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। क्लियर है बाबू? फिर जी, जी यानी ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ सरफेस पे, डी तो बताया, डी यानी डेप्थ, ये डेप्थ, बिलो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से नीचे ये इतनी डेप्थ डी, और कैपिटल आर ये मालूम है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बेटा पहला हमें मिल गया। अभी दूसरे इसके लिए बेटा हमें अभी क्या बोला ये बरोबर ध्यान दो कि अगर हम बॉडी को यहाँ से एच हाइट अप लेके गए, ये यहाँ लाया बेटा, एच हाइट अप यहाँ पे बॉडी को लाया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होते है वहाँ पे? जीएच कितनी होते रे बाबू? हाँ, तो यहाँ पे जीएच, तो ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीएच, तो जीएच का फार्मूला तो इसी प्रकार से लिखेंगे हम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ये देखो यही लिखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, अभी एट डेप्थ d नहीं बाबू रे, अभी एट हाइट h इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है बाबू फिर GH का आपको मालूम है सभी को, GH इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। तो यहाँ G हमने ऑलरेडी बता के रखा है, R भी बता के रखा है, अभी GH और H के बारे में बताना है, तो GH बोलो, ये लिखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। हाँ तो ये देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, और h यानी तो मालूम है अरे बाबू, ये देखो हाइट अबो द अर्थ सरफेस, ये बॉडी जो है यहाँ पे लाई हमने अर्थ सरफेस से यहाँ पे, तो ये हाइट अबो द अर्थ सरफेस, हाइट अबो द अर्थ सरफेस, यस। तो ये बेटा इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, इक्वेशन 2। अभी ये सेपरेटली हमने मिला लिया, अब हमें बोला है कि इसका रेशो फाइंड करो, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स, क्या मिलेगा बताओ फिर, GD अपॉन GH, तो GD यानी ये G इंटू 1 माइनस D अपॉन R, और GH यानी ये G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही, ये राइट हैंड साइड देखो ये G वैसे ही, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई R इंटू 1 R माइनस D अपॉन ये R, ये G वैसे ही। अच्छा उसके पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि ये GG क्या हो जाएगा, कैंसल, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया R इंटू 1 R माइनस D अपॉन R, और यह भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R इंटू 1 R माइनस ये 2H अपॉन R, क्लियर क्या रे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही, दिस इज इक्वल टू, अब ये न्यूमेरेटर वैसे रे बाबू R माइनस D अपॉन R, और ये जो डिवीजन आप देख रहे हैं डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा, तो आप बोलेंगे सर डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन लिखा क्यों, क्योंकि ये नीचे का टर्म उससे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, तो फिर उसको सामने सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है। तो ये डिवीजन के जगह मल्टीप्लिकेशन किया तो नीचे का टर्म रिवर्स हो गया, तो क्या होगा रे बाबू, ये R अपॉन R माइनस 2H, तो R क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्लियर क्या, ये GD अपॉन GH वैसे ही GD अपॉन GH, यस। तो R कैंसल, तो क्या बचा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वो स्टेप, देयरफॉर ये देखो GD बाई GH वैसे ही इक्वल टू, ये देखो R माइनस D और ये R माइनस 2H, R माइनस D अपॉन R माइनस 2H, और यही पूछा है आपको वहाँ पे, इसलिए सामने लिखना है हेंस प्रूव्ड, क्या लिखा रे बाबू रे, हेंस प्रूव्ड, क्लियर क्या बाबू बोलो, यस यस यस। तो अभी बेटा क्वेश्चन 31, एज वी गो फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, जब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, हाउ विल द मास एंड वेट ऑफ ए बॉडी चेंज, तो फिर बॉडी का मास और वेट कैसे चेंज होता है ये हमें बताना है। क्या बताना है बोलो, कि जब हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे गए तो फिर किसी भी बॉडी का मास कैसे चेंज होता है और वेट कैसे चेंज होता है, ये हमें पूछा है। चलो दो प्लैनेट लेते हैं, अभी मैं और आप सभी अभी हम प्लैनेट पे ही खड़े हैं, जिस प्लैनेट का ग्रह का नाम है अर्थ, क्लियर। और अभी आप टीवी में बहुत बड़े पैमाने पे देखते हैं कि मंगल, मार्स, बरोबर कि नहीं, अभी पिक्चर भी आई थी मिशन मंगल,
उसके पहले आई थी दंगल, उसके बाद आई मिशन मंगल। तो हमें बात दंगल की नहीं करनी है, हमें बात करनी है मंगल की। मंगल यानी मार्स, मंगल यानी मार्स भी बेटा प्लेनेट है, तो हमारी अर्थ भी प्लेनेट और मार्स मंगल भी प्लेनेट। तो एक बॉडी, जैसे मैं खुद बॉडी, आप भी बॉडी, ये टेबल भी बॉडी, चेयर भी बॉडी है कि नहीं, ये पोडियम भी बॉडी, बरोबर ना। चलो मैं अपने आप को लेता हूं, तो भाई मैं एज अ बॉडी अर्थ से यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट वो मार्स पे गया, तो भाई पहली बात मेरे मास में क्या चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी मटेरियल, तो मास ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाबू किसी भी सब्सटेंस की, मटेरियल की, ऑब्जेक्ट की, वस्तु की। क्या है मास? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होती। तो चाहे मैं और से मार्स पे चला जाऊं तो मेरा मास चेंज नहीं होगा, मास चेंज हाँ, लेकिन वेट चेंज होगा। तो वेट चेंज कैसा होगा ये दूसरी बात है। तो पहली मास की बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो पहली बात, तो फर्स्ट मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी ही कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी ही वैशिष्ट गुणधर्म। तो मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस यानी ही मटेरियल। तो क्या है मास? किसी भी सब्सटेंस मटेरियल पदार्थ का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी मूलभूत उसका गुणधर्म है, मूलभूत उसका वैशिष्ट है, और ये चेंज नहीं होता जब बॉडी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाती है, या इन जनरल एक जगह से दूसरे जगह बॉडी कहीं भी जाए इस यूनिवर्स में, उसका मास कभी चेंज नहीं होता। तो मास इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। When body moves from one place to another place, यानी ही ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनादर प्लैनेट। चलो ये बात क्लियर होगी क्या रे बाबू? बोलो। ये हो गया आधा जवाब। अभी और आधा बचा है वो वेट का। क्या रे बाबू? वेट। हाँ, तो दूसरा पॉइंट, वेट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय W इक्वल टू m इंटू जी। वेट यानी रे W इक्वल टू m इंटू जी, जहाँ W यानी उस बॉडी का वेट। वेयर इधर लिख लेता हूं, वेयर W यानी वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट। m यानी मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास। और जी मालूम है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने अभी बताया ये पहले पॉइंट में कि मास जो है बॉडी का वो तो चेंज नहीं होता। मतलब मास क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट, लेकिन जी कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, मार्स मंगल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, अलग अलग प्लेनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
अलग अलग होती है। सर कैसे? तो अभी बताता हूँ। तो ये W इक्वल टू एम जी, W इक्वल टू एम जी। चलो इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। हाँ, नाउ मैंने आपको बताया G का फार्मूला क्या होता है? G इक्वल टू GM अपॉन, है ना, G इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ G क्या है वो मेंशन कर देता हूँ। मालूम है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई G भी कांस्टेंट है, मास तो पहले बताया कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। यम यानी रे मास ऑफ द प्लैनेट, है या ना रे बाबू? वो प्लैनेट का मास, जैसे कि अभी हम अर्थ पे है तो अर्थ का मास, और आर यानी रे रेडियस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का रेडियस, है ना। अभी अर्थ पे है तो अर्थ का रेडियस, है या ना। तो ये G की वैल्यू GM अपॉन आर स्क्वायर इस 1 में रखो बरा। तो ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो। तो देयरफॉर W क्या हो गया? तो आप बोलेंगे सर मास वैसे ही, और G की वैल्यू रे GM अपॉन आर स्क्वायर, है या ना, बरोबर। अरे लेकिन इसमें ये मास और ये G ये दोनों कौन है? तो सर ये कांस्टेंट है। अभी बताया, पहले पॉइंट में बताया एक्सप्लेन करके, मास कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाए, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे कहीं भी जाए, मास चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब है कांस्टेंट। और G तो उसके नाम में छुपा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो M भी कांस्टेंट, G भी कांस्टेंट, बचा कौन रे फिर? सर M और R स्क्वायर। M यानी उस प्लेनेट का मास, R यानी रेडियस। तो देयरफॉर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल है बाबू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अपॉन R स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, W यानी वेट, जैसे मैंने बताया मुझे बॉडी कंसीडर करो, मैं अभी अर्थ पे हूं और फिर मंगल मार्स पे गया, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे गया ना। हाँ, तो भाई मेरा जो वेट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैं जिस प्लेनेट पे खड़ा हूं उस प्लेनेट का मास और उस प्लेनेट का रेडियस। अब सोच के बताओ मुझे, क्या अर्थ का मास और मार्स मंगल का मास समान है? नहीं, अलग अलग है, मानते हो? पक्की बात? अर्थ का रेडियस और मार्स मंगल का रेडियस समान है? नहीं है, अलग है, पक्का। अरे मतलब मास और रेडियस इस प्लेनेट का जैसे कि अर्थ और दूसरा प्लेनेट जैसे कि मार्स अलग अलग है ना। तो इसके कारण मास और रेडियस दो प्लेनेट का अलग अलग होने के कारण उस बॉडी का वेट, जैसे मुझे बॉडी आप हम समझ रहे हो, वेट अर्थ पे अलग रहेगा और मार्स मंगल पे अलग रहेगा। क्लियर क्या? यस। तो यहां से फिर लिखेंगे, तो W जो है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M अपॉन आर स्क्वायर, यानी ही वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट डिपेंड्स अपॉन, मतलब डिपेंड होता है, अवलंबन होने, डिपेंड होता है ऑन, डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, है या ना रे। जिस प्लैनेट पे वो बॉडी है उस बॉडी के मास के ऊपर और रेडियस के ऊपर उस बॉडी का वेट डिपेंड होता है, बरोबर। तो अभी मैं अर्थ पे हूं तो मेरा वेट अलग रहेगा, और बाद में मार्स मंगल पे गया तो मेरा वेट अलग रहेगा। तो वही अभी लास्ट का आंसर सेंटेंस, देयरफॉर weight of body at one planet is different than that at another planet। क्या है पढ़ो, मतलब कि बॉडी का वेट एक प्लेनेट पे वो डिफरेंट होते हैं
दूसरे प्लैनेट से। क्यों? वही तो कारण देना है। बिकॉज, ये जो बताया अभी, बिकॉज मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स आर डिफरेंट। अभी बताया ना आपने क्या कि अर्थ का मास और मंगल मार्स का मास डिफरेंट है। अर्थ का रेडियस और वो मार्स मंगल का रेडियस डिफरेंट है। हाँ, तो भाई दो प्लैनेट का मास, पहला प्लैनेट अर्थ, दूसरा जैसे मार्स मंगल, और पहले प्लैनेट का रेडियस और दूसरे प्लैनेट का रेडियस, तो ये मास और रेडियस अलग अलग है। इसके कारण बॉडी का वेट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो वही वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट एट वन प्लैनेट, एक प्लैनेट पे इज डिफरेंट देन दैट एट अनदर प्लैनेट। मतलब दूसरे प्लैनेट बॉडी का वेट एक प्लैनेट पे अलग होता है दूसरे प्लैनेट से। यस, क्यों? बिकॉज, क्यों रे बाबू रे? बिकॉज मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट्स, वो जो दो प्लैनेट्स है उनका मास और रेडियस आर डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट होता है। उनका मास और रेडियस क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसलिए वो जो बॉडी है उसका वेट भी अलग अलग होता है, एक प्लैनेट पे अलग और दूसरे प्लैनेट पे अलग। क्लियर क्या? तो ये दोनों पॉइंट को सम अप करो और मुझे बताओ। तो सर मास जो है वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पदार्थ के मूलभूत गुणधर्म है, वो चेंज नहीं होता। भले ही बॉडी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट चली जाए, लेकिन सर वेट चेंज होता है उस बॉडी का। अगर वो बॉडी, जैसे कि मैं, अगर वो बॉडी एक प्लैनेट पे तो उसका वेट अलग रहेगा, और वो फिर दूसरे प्लैनेट पे जैसे कि मार्स पे गई तो उसका वेट अलग रहेगा। क्लियर कह रहे बाबू? बोलो बोलो बोलो। यस यस।